फिल्म की शुरुआत होती है रशिया के एक हेडक्वार्टर से, जहाँ पर के हम जेठा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। दरअसल में जेठा के अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं और ये रशियन लोग जेठा के दिमाग से छेड़छाड़ कर रहे थे। तभी अचानक से मालूम चलता है कि उस रशियन हेडक्वार्टर से जेठा वहाँ से भाग निकलता है और फिर पूरा का पूरा रशियन माफिया जेठा को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इंडिया के गोवा की तरफ, जहाँ ही हम फ्रांसिस को देख पाते हैं, जो कि एक बाउंटी हंटर है। वो अपने दोस्त कोल्ड के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। दरअसल में जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है, उन सारे अपराधियों को फ्रांसिस और उसका दोस्त कोल्ड मिलकर पकड़ते हैं। और हाल ही में उन्हें डिसीजो नाम के एक आदमी को पकड़ने का काम मिला है और इस काम के बदले में उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने डिसूजा को तो पकड़ लिया था और जब वो कमिश्नर के पास उसे लेकर जा रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एंजेला की और मालूम चलता है कि दरअसल में एंजेला भी एक बाउंटी हंटर है और वो भी पैसों के लिए इन अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। इन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि 1 साल पहले एंजेला और फ्रांसिस रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और अब वो दोनों ही बाउंटी हंटर्स बन चुके हैं। लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे के काम में टांग उड़ाते हैं। जिसके बाद कमिश्नर इन दोनों को एक और काम देता है और मालूम चलता है कि इन्हें एक जिट्टू नाम के एक आदमी को पकड़ना है। वो आदमी बहुत ही पावरफुल है और उससे भी ज्यादा उसका भाई पावरफुल है, इसलिए उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि जिंदू को वो सही सलामत उसके पास लेकर आए। उससे अगर ज्यादा भी खरोश आ गई तो उसका भाई उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो बहुत ढूंढने के बाद उन्हें जिंदू का पता मिल जाता है, जो कि समुद्र की एक यॉट पर होता है। ये लोग जिंदू को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ झड़प हो जाने की वजह से उसे गोली लग जाती है और जिंदू वहीं पर मारा जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी ने भी नहीं देखा है, इसीलिए कोल्ड और फ्रांसिस तो यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हम जेठा को देख पाते हैं, जो कि यहाँ फ्रांसिस को घूर कर देख रहा था और जेठा ने इन दोनों को जिंदू का खून करते हुए भी देख लिया था। फ्रांसिस और कोल्ड को ऐसा लगा था कि शायद इससे कुछ भी नहीं मालूम है, इसीलिए ये लोग यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन अगले दिन ये सारी बातें एंजेला को भी मालूम है, क्योंकि वो भी जिंदू के पीछे थी। तो एंजेला के पास अब जेठा था और जेठा से वो फ्रांसिस और कोल्ड के स्केच बनवाने लगती है, क्योंकि उन दोनों को ही उसने खून करता हुआ देखा था। तो जब ये बात फ्रांसिस को मालूम चली कि जेठा उनका स्केच बना रहा है, तो फ्रांसिस और कोल्ड यहाँ से जेठा को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही जेठा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ ले जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए वो लोग उसे घर ले आते हैं। लेकिन घर ले आने के बाद से यहाँ पर फ्रांसिस को जेठा से अजीब तरह का लगाव हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि फ्रांसिस को जैसे वो इस लड़की को बहुत पहले से जानता हो। पर जेठा तो यहाँ पर फ्रांसिस को सचमुच ही पहले से जानता है। जेठा को थोड़ा भी डर लगता तो फ्रांसिस के पास चला आता। तब फ्रांसिस को मालूम चलता है कि जेठा भूखा है, इसलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद मालूम चलता है कि जिंदू का भाई यहाँ आ चुका था और उसे दरअसल में एंजेला यहाँ पर लेकर आई थी। वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रशियन माफिया के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और वो इस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने जिंदू के भाई को भी मार दिया था और इस पूरे रेस्टोरेंट का तहस नहस कर दिया था। वो यहाँ किसी तरह से बस जेठा को लेने के लिए आए थे और वो इसमें कामयाब भी रहे। तो वो लोग जेठा को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रांसिस को कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत ही उन लोगों का पीछा करने लगता है। फ्रांसिस पागलों की तरह जेठा के पीछे भाग रहा था और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, मतलब के 1070 में, जहाँ पर के हमें रोमन सम्राट के बारे में बताया जाता है। रोमन सम्राट भारत की तरफ निकला और वह पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। वो अपने 25,000 सैनिकों के साथ हिंद महासागर तक पहुंच चुका था। तभी उसकी लालची नजर 5 द्वीपों पर पड़ती है। पहला द्वीप था मदियाटुपी, यहाँ के लोग शिकार करने के लिए जाने जाते थे। दूसरा द्वीप था पंकाडू द्वीप और यहाँ के लोग औषधि बनाने के लिए जाने जाते थे। तीसरा द्वीप था मोकाडू द्वीप, यहाँ के लोग हथियार बनाने और नाच गाना करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर चौथा द्वीप था अर्थी द्वीप और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं, इनके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। और फिर पांचवा और आखिरी द्वीप था वेरुमाची द्वीप, यहाँ के लोग बहुत ही बहादुर और वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तो रोमन सम्राट की नजर पड़ती है बेरुमाजी पर, लेकिन इन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इन 5 द्वीपों के बारे में जानता हो। और तभी इनकी मुलाकात होती है कुड़वा से। कुड़वा इन 5 द्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और जब रोमन सम्राट कुड़वा को बताते हैं कि वो पेरुमाचे पर फतह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुड़वा उनसे कहता है कि अगर तुम पेरुमाचे के ऊपर हमला करते हो तो वो लोग तुम्हें आराम से हरा देंगे, फिर चाहे तुम्हारे पास 25,000 सैनिक हो या फिर 1 लाख। पेरुमाची द्वीप के लोगों को सिर्फ जल से हराया जा सकता है और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। तो रोमन सम्राट कुड़वा से कहता है कि अगर वो पेरुमाची के एक सैनिक को मारेगा तो वो उसे 2 सोने के सिक्के देगा। तो कुड़वा कहता है कि मैं पेरुमाची के 100 सैनिकों को मारूंगा और उन सभी के हाथ काट कर आपके पास लेकर आऊंगा। तो यहाँ से कुड़वा पेरुमाचे के सरदार से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि रोमन सम्राट को नाव बनाने के लिए कुछ सैनिकों की जरूरत है, अगर वो ये काम कर देते हैं तो उन्हें बहुत सारा सोना देंगे। तो यहाँ पर कुड़वा 100 सैनिकों को लेकर जंगलों के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में छल
महल से वो अपने ढेर सारे सैनिकों को बुला लेता है और बेदू माचे के 100 सैनिकों को मार गिराता है और उन सभी के हाथों को काट कर वो रोमन सम्राट के पास लेकर जाता है। बदले में उसे 200 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। कुडुआ के अंदर अभी बहुत लालच था और वो चाहता है कि वो बेदू माचे के 100 सैनिकों को और मारे ताकि उसे 200 सोने के सिक्के और मिल सकें। इसलिए वापिस से वो बेदू माचे के सरदार के पास गया और कुडुआ सरदार से कहता है कि रोमन सम्राट नाव के काम से बहुत खुश हुए हैं और वो चाहते हैं कि बेदू माचे के 100 सैनिकों को और लाया जाए ताकि वो उन्हें भी सोना दे सकें। जिस वजह से यहाँ पर बेदू माचे के सरदार ने 100 और सैनिकों को नाव बनवाने के लिए भेज दिया। तो कुडुआ फिर से बेदू माचे के 100 सैनिकों को लेकर जंगलों के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में वो रुक जाते हैं और मालूम चलता है कि कुडुआ ने जिन 100 सैनिकों को मारा था उनमें से एक सैनिक बच गया था। उसने अपने सामने अपने बहुत सारे सैनिकों को मरता हुआ देखा था, जिस वजह से उसने ये सारी बातें कंगुआ को बता दी। तभी यहाँ पर कंगुआ की एंट्री होती है और कुडुआ के जंगलों में जो सैनिक छुपे हुए थे वो सारे अब बाहर आ चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है और कंगुआ कुडुआ के उन सारे सैनिकों को मार गिराता है। बाद में अधमरी हालत में बेदू माची लाया जाता है क्योंकि उसने जो किया है उसका सिर्फ एक ही दंड है और वो दंड है मौत, वो भी सभी के सामने जिंदा जलाकर। क्योंकि बेदू माची के लोग उससे बहुत ही ज्यादा खफा है, उसने एक गद्दारी वाला काम किया है। कंगुआ यहाँ पर कुडुआ को बता रहा था कि जो काम तुमने किया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। कुछ सोने की लालच में कुडुआ ने ये सब कुछ कर दिया था और फिर सभी के सामने कुडुआ को जिंदा जला दिया जाता है। तभी हम यहाँ पर कुडुआ की पत्नी और उसके बेटे पुडुआ को देख पाते हैं और कुडुआ की पत्नी भी कुडुआ के साथ ही आग में जलकर खुद की जान दे देती है क्योंकि बेदू माचे के लोग उसके खानदान को भी जलाना चाहते थे। जबकि कंगुआ इसके खिलाफ था कि जो काम उसके आदमी ने किया है उसकी सजा उसकी फैमिली को क्यों मिले। लेकिन मरते वक्त कुडुआ की पत्नी ने यहाँ कंगुआ से कह कर गई थी कि वो कुडुआ की रक्षा करे, तो कंगुआ ने कुडुआ की पत्नी को वचन दिया था कि वो पुडुआ की रक्षा करेगा और उसे अपने बेटे की तरह रखेगा। जबकि बेदू माचे के लोग यहाँ पुडुआ को मारना चाहते थे, लेकिन कंगुआ ने जब कहा कि वो उसका बेटा है तो किसी ने भी उसके ऊपर हाथ तक उठाने की कोशिश नहीं की। अब आगे हम देखते हैं कि रोमन सम्राट का खबरी कुडुआ तो मारा गया है, तो रोमन सम्राट अर्तिदीप के सरदार उदीरा के पास पहुंचा और यहाँ हमें मालूम चलता है कि अर्तिदीप के सरदार और बेदू माचे द्वीप के कुछ खास नहीं बनती है, उनके बीच में तो पहले से ही दुश्मनी है। और जब रोमन सम्राट यहाँ पर मदद के लिए अर्तिदीप पहुंचा तो उन्होंने फौरन हाँ कह दी और कहा कि हम आपकी जरूर मदद करेंगे और बेदू माचे का सत्यानाश करेंगे। अब क्योंकि रोमन सम्राट के पास 25,000 सैनिक थे और यहाँ अर्तिदीप के लोग भी बहुत ही खतरनाक थे, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि बेदू माची को इस बार तो सत्यानाश करने में कामयाब रहेंगे। तो कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि बेदू माची के लोग जब निहत्थे थे तब यहाँ अर्तिदीप के लोग जो हैं वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जब ये बात कंगुआ को मालूम चली तो यहाँ वो इन सभी का सामना करने लगता है। भले इनके पास कोई तलवार नहीं थी, इसके बावजूद वो अर्तिदीप के लोगों का सामना कर रहे थे और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहे थे। तभी यहाँ कंगुआ पुरवा से कहता है कि वो उसकी तलवार लेकर आए। तब पुरवा कंगुआ की तलवार लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक कंगुआ इनसे लड़ाई कर रहा था और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहा था। आगे हम देखते हैं कि पुरवा कंगुआ की तलवार लेकर आता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। यहाँ पर पुरवा कंगुआ के अंदर तलवार घोंप देता है, जिस वजह से कंगुआ बुरी तरह से घायल हो गया था और पुरवा फिर जंगलों के रास्ते में भाग गया। तो कंगुआ यहाँ पर बुरी तरह से घायल था, जिसके बावजूद वो इन लोगों से लड़ रहा था और बहादुरी से सामना भी कर रहा था। उदीरा के 3 बेटे थे, उनमें से 2 बेटों को यहाँ पर कंगुआ ने मार डाला था और पुरवा यहाँ कंगुआ के पेट में तलवार घोंप कर भाग गया था। तब यहाँ कंगुआ ने पुरवा को पकड़ा और वापस बेदू माची लेकर आया, लेकिन वहाँ के लोग अब पूरी तरह से खफा थे और वो भी पुरवा को मारना चाहते थे। लेकिन यहाँ कंगुआ सभी को बताता है कि उसने पुरवा की माँ से वादा किया है कि वो मरते दम तक पुरवा की रक्षा करेगा। साथ ही यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलती है कि उदीरा जल्द ही पेरू माची पर हमला करने वाला है, लेकिन पेरू माची के लोग चाहते हैं कि पुरवा को काले जंगल में भेज दिया जाए। लेकिन कंगुआ कहता है कि अगर पुरवा काले जंगल में जाता है तो वो भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसने रक्षा करने का वादा जो किया है। अब ना चाहते हुए भी कंगुआ को पुरवा के साथ काले जंगल में जाना पड़ता है। मालूम चलता है कि काले जंगल में जो भी जाता है वहाँ से वो बच कर नहीं आता, लेकिन अगर कंगुआ पुरवा के साथ रहा तो पुरवा को कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो लोग काले जंगल में चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ नहीं ठीक हुआ था, क्योंकि पुरवा अभी भी कंगुआ से नफरत करता है, क्योंकि कंगुआ ने उसके पिता को मारा था और उसके अंदर ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जबकि कंगुआ पुरवा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। दूसरी तरफ जब ये बात अर्तिदीप के सरदार उदीरा को मालूम चली कि उसके दोनों बेटों को मार दिया गया है तो उदीरा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके
उसके बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है, उसे मार दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। रोमन सम्राट यहाँ पर उदीरा से कहता है कि तुमने हमसे सोना लिया है, बदले में तुमने बेरुमाची को सत्यानाश करने का वादा किया था। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमारा सोना वापस कर दो। ये सारी बातें सुनने के बाद उदीरा को गुस्सा आ जाता है और वो रोमन सम्राट को जान से मार देता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर अब बात सोने की तो है ही नहीं, उसके बेटे मारे गए हैं, इसलिए अब ये पर्सनल हो गया है और अब जब तक वो कंगुआ को मार नहीं देता तब तक उसके दोनों बेटों को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उदीरा का एक ही बेटा बचा था। अब वो भी बेरुमाची की औरतों के ऊपर सफेद जंगल में हमला कर देता है। वो उन सभी को बंधक बना लेता है और उनसे कह रहा था कि कंगुआ को बुलाकर लेकर आओ, लेकिन उदीरा का बेटा इन्हें बहुत हल्के में ले रहा था, जबकि कंगुआ ने इन औरतों को हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दे रखी थी, जिस वजह से ये सारी औरतें यहाँ पर उदीरा के बेटे को जान से मार डालती हैं। तो जिस तरह से बेरुमाची के औरतों ने उदीरा के बेटों को मारा है तो सभी को ये सब कुछ अन्याय लग रहा था। तो पांचों द्वीपों के सरदार इकट्ठे हो जाते हैं और वो न्याय करने वाले थे कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि उदीरा भी मौजूद था और जब वो यहाँ पर अपने आखिरी बेटे की लाश को देखता है तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाला था। जो इन द्वीपों का मुखिया था वो उन्हें भी जान से मार देता है। आखिर में बेरुमाची के सरदार को भी वो बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन मरते मरते बेरुमाची के सरदार ने यहाँ पर कंगुआ को एक बाज के द्वारा खबर कर दी थी कि युद्ध अब आरंभ होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काले जंगल में पूर्वा के ऊपर एक मगरमच्छ अटैक कर देता है। वो उसे जान से ही मारने वाला था, लेकिन तभी कंगुआ आ जाता है और वो उस मगरमच्छ का सामना करके उसे जान से मारकर पूर्वा की जान बचा लेता है। तभी वो बाज तीर लेकर कंगुआ के पास आता है और मालूम चलता है कि बेरुमाची के सरदार को मार दिया गया है और जल्द ही युद्ध छिड़ने वाला है और बेरुमाची के ऊपर हमला होने वाला है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उदीरा अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ बेरुमाची के तरफ बढ़ने लगता है। अब वो इन सभी को मारना चाहता था। तभी उदीरा और उसके सैनिकों की नजर पड़ती है काले जंगल की तरफ। वहाँ पर बहुत सारी आग जल रही थी, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि बेरुमाची के सारे सैनिक जो हैं वो काले जंगल में भाग गए हैं, जिस वजह से उनकी सारी नाव जो है वो काले जंगल की तरफ मुड़ जाती हैं और अब सभी लोग काले जंगल की तरफ हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि ये सब कुछ कंगुआ का सेटअप होता है। वो इन सभी को काले जंगल की तरफ खींच कर लाना चाहता था ताकि बेरुमाची पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जैसे ही काले जंगल की तरफ उदीरा के सैनिक आते हैं तो यहाँ पर कंगुआ इनके ऊपर हमला कर देता है। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, जिस वजह से वो इन सारे सैनिकों से लड़ता है और उन्हें बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है, जिसमें पूर्वा भी अब कंगुआ का साथ दे रहा था। तो यहाँ पर कंगुआ तो उदीरा के सैनिकों से लड़ने में बिजी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उदीरा के सैनिकों ने पूर्वा को उठा कर ले गए थे, वो भी नाव में। और अब पूर्वा जब नाव पर चला गया है तो कंगुआ को भी नाव पर जाना ही पड़ेगा। वही सीन शिफ्ट होता है 2024 मतलब के प्रेजेंट में, जहाँ पर कि हम रशियन माफिया को देखते हैं जो कि एरोप्लेन के द्वारा जेटा को दूसरी जगह ले जाने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस यहाँ पर आ चुका था। उसे जेटा से अलग तरह की अटैचमेंट हो चुकी थी और जब वो प्लेन उसे ले जाने वाले थे तभी फ्रांसिस वहाँ पर पहुंचकर इन लोगों से फाइट करने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे और उनके पास हथियार भी थे, जिसके बावजूद फ्रांसिस उनसे लड़ रहा था, जबकि फ्रांसिस को एक गोली भी लग चुकी थी। दूसरी तरफ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि उदीरा ने पूर्वा को नाव से नीचे लटका दिया था और अब उसे किसी भी पल शार्क खाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर पहुंच जाता है कंगुआ और वो रस्सी से यहाँ पर उसे खींचने लगता है। वो उसे बचा रहा था, बदले में यहाँ पर कंगुआ बहुत सारी मार भी खा रहा था। पूर्वा ये सारी चीजें देख रहा था कि उसकी वजह से कंगुआ मार खा रहा है और अगर इसी तरह से रहा तो वो तो मारा भी जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पूर्वा ने अपना बलिदान दे दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर मैं मारा गया तो कम से कम एक बंदा तो बचा रहेगा। उसने रस्सियां काट दी और खुद को शार्क के हवाले कर दिया, जो देखकर कंगुआ को गुस्सा आ गया और वो यहाँ पर उदीरा के लोगों से लड़ने लगता है और आखिर में उदीरा को जान से मार देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में फ्रांसिस ने भी सभी लोगों का सामना करके सभी को मार दिया था और जेटा को बचा लिया था। वहीं पास्ट में जब पूर्वा मारा गया तो कंगुआ ने प्रतिज्ञा ली कि हर एक जन्म में वो पूर्वा की सुरक्षा करेगा, क्योंकि वो इस जन्म में पूर्वा को नहीं बचा पाया था और इस चीज का उसे बहुत ही ज्यादा दुख था। फिल्म के आखिर में हमें मालूम चलता है कि उदीरा की एक और औलाद है जिसका नाम रत्नासन है और उदीरा की रखेल से पैदा हुआ था, जिस वजह से उसे बेटे का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया था। लेकिन अब वो गद्दी पर तभी बैठेगा जब वो अपने बाप का बदला लेगा और हमें मालूम चलता है कि दरअसल में रत्नासन सूर्या का भाई कार्ति है। वहीं प्रेजेंट के सीन में हमें बताया जाता है कि कार्ति की तरह ही एक रशियन माफिया में जो डॉन है उसी ने रशियन माफिया को जेठा के पीछे लगाया है और वो दरअसल में रत्नासन ही है, क्योंकि उससे अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया है। लेकिन यहाँ पर अभी तक फ्रांसिस को कंगुआ के बारे में याद नहीं आया है, बस उसे जेटा से बहुत सारी अटैचमेंट है और वो उसे किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं
पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको कंगुआ मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।